नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। चलिए शुरू करते हैं। मौत बुलाती है। पार्ट 3 हिस्से को मेज पर ठोकते हुए नकुल बोला। वह कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गया और फिर अचानक ही कुछ याद कर बोला, अनिल, तुमने तो कार भी जब्त कर ली थी ना? उसके बारे में फॉरेंसिक वालों की क्या रिपोर्ट आई है? क्या कार पर कोई निशान मिला है? मतलब कार के शीशे, कार के हैंडल, कार के फुटमैट इत्यादि पर क्या कुछ मिला? नहीं सर, सारी चीजों को रगड़कर साफ कर दिया गया था। किसी भी तरह के सिंथेटिक रिमूवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डॉक्टरों का अनुमान है कि हत्यारे ने किसी नेचुरल या ऑर्गेनिक रिमूवर का इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर हत्यारे ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। हत्या का वक्त क्या रहा होगा? रिगर मोरटिस तो नहीं था। रात करीब 8 बजे 10 मिनट इधर या उधर। नहीं सर, रिगर मोरटिस के तो यूं भी चांसेस कम थे। किसी भी तरह की कोई अकड़न नहीं थी। याद है जब हमने लाश देखी थी तब भी लाश ताज़ा ही थी, तकरीबन 2-3 घंटे पहले की। तो मेरे भाई, तुमने किस बिना पर इसे ओपन एंड शट केस कह दिया? एक हारी हुई हंसी हंसते हुए नकुल ने अनिल पर तंज किया। सर, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सुनिए, बलजीत के खूनी ने बलजीत को मारा, उसका हाथ काटा और निकल गया। खूनी किसी काम से ट्रैक पार कर रहा था। नशे में होगा, ट्रेन आ गई, अंदाजा नहीं लगा पाया और कट गया। उसकी लाश ट्रक पर मिली और बलजीत का हाथ छिटक कर दूर जा गिरा। इसलिए ही जीआरपी को वहां 3 हाथ मिले। कहानी खत्म। अनिल ने पूरी बात एक सांस में बताई। बिल्कुल, कहानी खत्म, क्योंकि यह एक कहानी ही है जो सुनने में किसी पल्प मर्डर मिस्ट्री की तरह लगती है, मगर यह सच्चाई नहीं है। नकुल ने अब सत्यव्यास का पेन की नोक मेज पर ठोकते हुए कहा। अपनी बात काटे जाने पर अनिल थोड़ा बिफर सा गया और उसी तैश में उसने नकुल से कहा, क्यों सर, इस थ्योरी में कोई झोल है? झोल नहीं, कपोल है। कपोल कल्पना। साबित कीजिए। देखो, तुम्हारी थ्योरी पर ही भरोसा करके चलते हैं तो भी अगर खूनी ट्रैक पार कर रहा था और उस वक्त ट्रेन आ गई और वो कट भी गया, तो भी उसके बॉडी का कोई पार्ट तो साबुत बचना चाहिए, क्योंकि बॉडी कटती पहिए से है और दबती इंजन से है। तुमने ट्रेन से कटने के केसेस देखे हैं? बिल्कुल। ट्रेन से कटने वाले केसेस में मरने वाला किसी भी तरह से लेटे, चाहे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उसके बॉडी का कुछ पार्ट मिलता ही है। जैसे अगर सिर भी पटरी पर रख देता तो पांव या हाथ मिलेगा। हाथ तो मिले ही हैं सर, मगर बाकी पार्ट, इस लाश को जिसे तुम बलजीत के खूनी का बता रहे हो, बाकी कोई पार्ट नहीं मिला। यूं लग रहा है जैसे किसी ने उसकी लाश का गट्ठर बनाकर इंजन के आगे डाला ताकि पहिए की बजाय इंजन के दबाव से लाश का मलीदा बन जाए। एक मिनट, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब कोई तीसरा भी है जिसने ट्रैक वाली बॉडी का खून किया है? अनिल ने अचरज से पूछा। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो कातिल ने पहले बलजीत के कातिल को मारा, फिर उसकी लाश का गट्ठर बनाया और फिर पटरी के आगे डाल दिया, या फिर उसके पास काफी समय था। उसने लाश को 2 या 3 दफा आने वाली ट्रेनों के आगे डाला, जिससे लाश का कोई भी हिस्सा न मिल पाए। चलो, इतना तो आप मानते हो ना कि बलजीत और ट्रैक वाली बॉडी का कोई कनेक्शन है? अनिल ने आखिरकार अपनी बात में सच्चाई का अंश ढूंढने की दलील दी। फिलहाल सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इसी को मानकर आगे बढ़ते हैं। आप आगे मत बढ़े सर, ये काम मुझे सौंप दें। वैसे भी आपको आराम करना चाहिए। आपको बेहोशी के अटैक आते रहे हैं। यह केस वैसे भी आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी देर हो गई है अनिल, बड़े साहब ने यह केस मुझे ऑफिशियली सौंप दिया है। तुम्हें साथ रहने को कहा है। कल तक तुम्हें लेटर भी आ जाएगा। वैसे भी मैं ये केस करना चाहता हूँ। मुझसे यह गिल्ट नहीं जाता कि बलजीत मेरी वजह से मरा और उसकी बीवी थाने में मारी मारी फिर रही है। पुलिस वालों को गिल्ट में नहीं आना चाहिए सर।
जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आपको तो उस बच्चाबाज भड़वे शकूर को मारने में भी गिल्ट फीलिंग हो रही थी, जिसने जाते जाते भी आपकी जिंदगी जहन्नम कर दी। याद है उसके एनकाउंटर के लिए भी कितनी मिन्नतों के बाद आप तैयार हुए थे। हम एक एग्जाम पास करके किसी की जिंदगी और मौत कैसे तय कर सकते हैं अनिल? किसी की नहीं सर, क्रिमिनल्स की, समाज के दुश्मनों की। हम समाज के रक्षक हैं और रक्षा में हथियार उठाने ही पड़ते हैं। अच्छा, आप यह देखें, शकूर के एनकाउंटर के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस कितने कम हुए हैं। लगभग नहीं के बराबर है अपने इलाके में। राक्षसों का संहार जरूरी है सर, उसके लिए कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम असामाजिक तत्वों को राक्षस मान लेते हैं तो अनजाने में ही खुद को भगवान भी मान लेते हैं अनिल, जो कि हम नहीं हैं। यह सब कुछ जानते हुए सत्यव्यास उलूखा भी करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी गिल्ट आ जाता है। अक्सर तब जब आप उनकी आंखों में झांक लेते हैं और आपको उनकी आंखों में आने वाले कल का सूरज नहीं दिखता, तब गिल्ट ज्यादा होने लगती है। इसलिए सर, मैं इन घास फूस की सफाई से पहले 2 पैग मार लेता हूं, तब बस मैं इंसेक्टिसाइड होता हूं। और वो खरपतवार, काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच पाता। आप अपनी ही तरह सोचिए सर, और मेरी इस बात पर एक शेर सुना दीजिए। उफ वो मासूम ओ हयादार निगाहें जिन पर कत्ल के बाद भी इल्जाम नहीं आता है। कहते हुए नकुल छत की ओर ही देखता रहा। वह अब भी किसी दर्द, किसी अनजान परेशानी में ही था। क्या खूब सर, चलिए अब निकलता हूं। आज बीवी की तरफ से शॉपिंग की फरमाइश आई है। उसके भाई की शादी है, कपड़े यहीं से बनवाने हैं, आप समझ ही सकते हैं। हाँ भाई निकलो, होम मिनिस्ट्री से हमेशा बनाकर रखो, काम में मन भी तभी लगता है। नकुल अभी अनिल से हाथ मिलाकर उसे जाने को कह ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। हेलो, इज इट इंस्पेक्टर नकुल? यस, कौन बोल रहा है? हेलो नकुल, मैं राघव बला, आपसे मिलना चाहता हूं। राघव बला का नाम सुनते ही नकुल के दिमाग में घंटियां सी बज उठी। यही वह नाम था जो विद्या ने लिया था। यही वह नाम था जिसका डर सुमनलता को FIR लिखने से रोक रहा था। यही वह नाम था जिससे नकुल को खुद ही मिलना था। वह इस नाम को बखूबी जानता था, मगर फिर भी उसने अनभिज्ञता दिखाते हुए रुखाई से ही कहा, कौन राघव बला? माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, आप माफी न मांगे, मैं समझ सकता हूं। आपका काम ही ऐसा है कि आप किस किस को याद रखेंगे, और हम तो पहले मिले भी नहीं, इसलिए याद रखने का सवाल भी नहीं है। बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं राघव ज्वेलरी का ओनर राघव बला। जी कहिए बला साहब, आपने कैसे फोन किया? नकुल ने अनिल को बैठने का इशारा किया। नकुल का कॉल जारी था। कहा तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्यों, मुझसे आपको भला क्या काम आदा पड़ा? कारण मिलकर ही बताऊं तो ठीक रहेगा। तो फिर बला साहब, पुलिस स्टेशन आ जाइए। अरे दुश्मनों को भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाते नकुल साहब, इसीलिए अभी तो अभी नहीं, और अगर आप चाहेंगे तो कभी आना नहीं होगा। फिलहाल आप मेरे घर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको एड्रेस टेक्स्ट कर देता हूं। बला की आवाज में एक शालीनता थी जिस कारण नकुल चाहकर भी उसके साथ असभ्य नहीं हो पाया, और बोला, जी बेहतर, कब मिलना चाहेंगे? कल आ जाइए, अगर आप कहें तो आपके लिए गाड़ी भेज दूं। शुक्रिया, फिलहाल आप अपना एड्रेस ही भेज दें, मैं आ जाऊंगा। ये कहते हुए नकुल ने ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिल ने फोन डिस्कनेक्ट होते ही पूछा, कौन था सर? शायद वही तीसरा जिसकी हमें तलाश थी। वो एक आलीशान कोठी थी। कोठी के मेन गेट पर बलास का नेम प्लेट लगा था। धूप खिल आई थी। नकुल की जीप पोर्टिको में रुकी, लेकिन उसे आसपास कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। अनिल तुम यहीं रुको, अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आऊं तो थाने में खबर करके भीतर आना, और कुछ भी सस्पिशियस लगे तो मुझे टेक्स्ट करना। सर मैं भी चलता हूं ना, यहां क्या करूंगा बैठे बैठे? वही जो तुम ऑफिस में बैठे बैठे करते हो, टोरी ब्लैक, मेडिसन आईवी,
लिसा एना एना, पिंकी जून, कम है और नाम गिनाऊं? नकुल ने एक मानीखेज मुस्कुराहट के साथ कुछ एडल्ट फिल्म स्टारों के नाम गिनवा दिए। क्या सर आप भी? मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूं, अनिल ने झेंपी हुई आवाज के साथ कहा। अच्छा फिर प्रिया रॉय, जैस्मिन चौधरी, कलिश शुद्रा को तो जानते होगे, कहते हुए नकुल जीप से उतरा और फिर बोला, अरे सब इंस्पेक्टर साहब, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं मसरूफ। हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। सत्यव्यास ग्वालिक आता हूं, यहीं इंतजार करना। कहते हुए नकुल खुद आगे बढ़ गया। आगे से थोड़ा मुड़कर उसने लॉन पार किया। लॉन के थोड़ा आगे ही कोठी का विशालकाय शीशे का दरवाजा था। वह दरवाजे तक पहुंचा और डोरबेल दबाई। लगभग 1 मिनट के इंतजार के बाद दरवाजा खुला। एक लड़की ने दरवाजा खोला था। खूबसूरत सैटिन के गुलाबी कपड़ों में लिपटी लड़की बहुत आकर्षक लग रही थी। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे दिन के 11 बजे भी वह अंगड़ाई तोड़कर ही आ रही हो। बला साहब से मिलना था, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। लेकिन सर तो गर्दन पर है ही, कपड़े बस जगह पर नहीं हैं, इधर उधर खिसक गए हैं। नकुल ने लड़की के बदन पर नजर जमाए हुए कहा। लड़की उसकी नजर ताड़ गई और अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए उसे बरगलाने की कोशिश की। सर अब भी नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लेकर आई। हमारी अपॉइंटमेंट बहुत भारी पड़ती है मिस, और ये बात मैं हर अजनबी को पहली और आखिरी बार ही बताता हूं। आप जो भी हैं, क्या आप ये जान रहे हैं कि आपका लहजा धमकी भरा है? मैं आपको पुलिस में दे सकती हूं, लड़की ने थोड़ी तल्ख आवाज में ही कहा। उसकी आवाज की तल्खी ने नकुल का मूड बिगाड़ दिया। अब तल्ख होने की बारी उसकी थी। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जी बिल्कुल धमकी ही दे रहा हूं। और रही बात पुलिस की, तो वो देखिए सामने सरकारी जीप में बैठा है, कहिए तो उसे ही बुला दूं। देखिए, मैंने कहा ना कि सर यहां नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लेकर आई। मिस, जो कोई भी आप हैं, जान सकता हूं कि बला साहब से आपका क्या रिश्ता है? नकुल ने सीधा ही पूछा। मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूं। तभी? क्या मतलब तभी? आप उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी तो हैं, मगर उनके साथ अभी आपको ज्यादा दिन नहीं हुए, तभी ऐसी गलती कर रही हैं। हाउ यू कम टू नो कि मुझे यहां सर के साथ ज्यादा दिन नहीं हुए? लड़की ने अचरज से पूछा। देखिए, अव्वल तो यह मेरा काम ही है कि मालूमात करता रहूं। दूसरा, आपके साहब ने ही मुझे बुलाया है, और अगर आपने बॉस का शेड्यूल ही मेंटेन नहीं कर पा रही, तो बहुत जाहिर है कि आप अपने काम में नौसिखिया ही हैं। अब खड़े खड़े मेरा चेहरा न निहारिए, जाकर बालाजी को कहें कि इंस्पेक्टर नकुल आए हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। दरअसल पुलिस की एक इमेज बनी हुई है, ना कि यूनिफॉर्म होगा, सर पे टोपी होगी, लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा। हाथ में डंडा भी होगा, कमर में पिस्तौल भी होगी। ये आप क्यों भूल रही हैं? नकुल ने लड़की को अजाब में देख मुस्कुराते हुए कहा। लड़की समझ गई थी कि वह नकुल से बहस में नहीं जीत सकती, इसलिए उसने हार ही मान ली और बोली, जी, आप 1 मिनट वेट करें, मैं सर को इन्फॉर्म करके आती हूं। लड़की नकुल को इंतजार करता छोड़कर भीतर चली गई। 2 मिनट बाद ही जब वह दौड़ी दौड़ी लौट कर आई, तो उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। अब वह किसी बाजारू गुड़िया की तरह मुस्कुरा रही थी। उसकी सज धज भी पहले से बेहतर थी। मुस्कुराते हुए उसने वेलकम किया। सत्यव्यास, आइए, प्लीज कम दिस वे। कहते हुए लड़की आगे आगे बढ़ी। नकुल उसके पीछे पीछे ही चला। लड़की एक व्यवस्थित से कमरे में आकर रुक गई और कमरे में लगे विशालकाय लेदर सोफा की ओर इशारा करते हुए बोली, आप यहां बैठकर वेट करें। थैंक्स। आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया ना? नकुल ने सोफा में धंसते हुए पूछा। यस, प्लीज डोंट माइंड, सर बात ले रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर रहा हूं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम लवीना है। आप कुछ लेंगे? नहीं, इस वक्त नहीं, किसी और वक्त मिलिए, ले लूंगा। नकुल ने अपनी बात से एक तीर से 2 शिकार किए और दूसरा तीर भी सही निशाने पर ही लगा। लवीना उसका मतलब समझ गई।
वह एक बाजारू मुस्कुराहट के साथ बस इतना ही बोली, यू लेटेक्स टंग। कहते हुए लवीना शोखी से मुस्कुराई। वो अब भी नकुल से और बात करने के मूड में थी, मगर तभी बाथरूम स्लीपर्स की आवाज साना सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। बेडिंग गाउन पहने ही बला दूर से आता हुआ नजर आया। पहली नजर में ही बला आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। वह 50 का होते हुए भी 35 का लगता था। कसरती बदन और चाल ढाल में ही रसूख। एक दफा देखने पर ही जो किसी को भी प्रभावित कर जाए, ऐसी पर्सनालिटी थी राघव बला की। हेलो नकुल, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। बला ने आते ही हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नॉट एन इश्यू मिस्टर बला, हमारा काम ही ऐसा है। ये क्या, तुमने नकुल को कुछ सर्व नहीं किया? बला ने लाविना की तरफ एक शिकायत भरी नजर डाली। सर, ये संत लगते हैं, कुछ लेते ही नहीं। लाविना ने बड़ी ही शोखी से होठों को एक दूसरे पर रगड़कर लिपस्टिक मिलाते हुए कहा, तो तुम किस लिए हो? सेंट्स आर सेड्यूस्ड बाय निम्फ्स सिंस एजेस। क्या तुम नहीं जानती? कहकर बला हंसा और फिर लाविना को नजरअंदाज करता हुआ नकुल से मुखातिब हुआ। आप कुछ लेंगे नकुल साहब? नो थैंक्स, मैं आपसे मिलने आने ही वाला था, तभी आपका मैसेज मिला कि आप खुद मुझसे मिलना चाहते हैं। भाई, आप अगर मुझसे मिलने पहले चले आते तो देर जाती। क्यों? नकुल ने चौंक कर पूछा। क्योंकि आप आते आते सरकारी फरमान लिए। बातें हमारी होती शक के दायरे वाली। आप कुछ पूछते, मैं वकील के जेरे साया जवाब देता। इससे बेहतर मैंने सोचा कि आप आएं, इससे पहले मैं ही आपसे मिल लूं। तो आपको एहसास था कि आप पूछताछ के घेरे में आ सकते हैं? नकुल ने पूछा। बिल्कुल, इससे तो इनकार नहीं कर सकता। बला ने भी बेलागो लपेट सीधा ही जवाब दिया। आई रेस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। खैर, मुद्दे की बात करें। मेरा ख्याल है कि विद्या की एफआईआर के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं होगा। यस, यही कारण है। सत्यव्यास हाल है। आप मुझे बुलाने का और कोई कारण बताएं, इसके पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। नकुल सीधा मुद्दे पर आ गया। बेशक पूछें। कोर्ट में वकील को बताने से बेहतर है मैं अपने घर के सुकून भरे माहौल में आपको बताने पर तरजीह दूं। सवाल पूछने से पहले नकुल 2 मिनट तक शांत रहा। शायद उसे उम्मीद थी कि लाविना बाहर चली जाएगी, मगर जब वह वहीं खड़ी रही तो नकुल ने एक छद्म मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए कहा, मिस लवीना, अगर आप हमें कुछ देर अकेला छोड़ें तो हम कुछ मर्दों वाली बात करना चाहते हैं। ओह सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहकर लवीना दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही बला ने नकुल से पूछा, ड्रिंक लेंगे आप? जरूर। आइए, बार में चलते हैं, वहां आराम से बात होगी। बला उठ खड़ा हुआ तो नकुल भी उसके साथ हो लिया। दरवाजे से गुजरकर दोनों जिस शानदार कमरे में पहुंचे, वहां पूरी दीवार के साथ बार बनी हुई थी। विभिन्न प्रकार की कीमती इंपोर्टेड शराब की बोतलों से सजी हुई। क्या लेंगे नकुल? स्कॉच ऑन द रॉक, जेंटलमैन्स चॉइस, बला ने कहा और मुस्कुराते हुए बला 2 गिलास में तगड़े ड्रिंक बनाने लगा। पेग बनाकर उसने एक गिलास नकुल को थमाई और एक हल्के चीयर्स के साथ दोनों ने गिलास मुंह को लगाया। पहली घूंट लेते हुए नकुल ने कड़वी सी शक्ल बनाई, फिर एक थोड़ी लंबी सांस ली और आंसर अपनी पूछताछ शुरू की। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उतनी सच्चाई बताएंगे जितना सच आप जानते हैं। निश्चित रहें नकुल साहब, मैं आपसे आईने की तरह साफ और सच्ची बात करूंगा। आप विद्या को जानते हैं? हाँ। कितना जानते हैं और कब से जानते हैं? उतना जितना उसका पति भी उसे नहीं जानता होगा। उसके रोम रोम की बारीकियां मैंने देखी हैं। मैं जो समझ पा रहा हूं, अगर वह सही है तो। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारे फिजिकल रिलेशन थे। फिर उसने आपके अगेंस्ट रिपोर्ट क्यों लिखवाई है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। 1-2 बताइए। अव्वल तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। क्यों? उसने ऐसा क्या गुनाह ए अजीम कर दिया? उसकी गलती नहीं कहूंगा,
मुझे ही अब किसी हैपनिंग सेक्रेटरी की जरूरत थी। मेरा उससे मन भर गया था। विद्या खूबसूरत तो थी, मगर ओल्ड स्कूल थी। यह तो जब आपने उसे देखा होगा तभी मालूम चल गया होगा। फिर आपने उसे रखा ही क्यों अगर आपको हैपनिंग सेक्रेटरी ही चाहिए थी? मेरी कमजोरी यह है कि किसी गरीब को देखकर मुझे दया आ जाती है। सत्यव्यास, लेकिन यह तो अच्छा और भला गुण है, नहीं क्या? नकुल ने एक घूंट और लेते हुए तंजिया लहजे में ही कहा। कभी होता होगा। आज के घोर कलयुग में ऐसा सोचना भी अपराध है। विद्या की ही बात लें। दोनों पति पत्नी 6 साल से मेरे पास थे। जब आए थे तब रहने को जगह नहीं थी। मुझे दया आ गई। किस पर? जाहिर है उसके पति पर तो आई नहीं होगी, विद्या पर ही आई। तो विद्या को अकोमोडेट करने के लिए आपने उसके पति को भी नौकरी पर रख लिया। पहले पहल यही बात थी, लेकिन उसका पति अच्छा आदमी है नहीं था? मतलब मर गया क्या? बला ने अचरज से पूछा। उसके हाथ में ठहरा ग्लास भी छलक गया। मुझे लगा कि यह आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। नकुल उसका चेहरा पढ़ते हुए बोला। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर नकुल, और मुझे इसी बात का डर है जो आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। खैर, वह बात बाद में। पहले आप आगे की बात बताई। नौकरी पर रखने के बाद क्या हुआ? मैंने उन दोनों को अपने यहाँ नौकरी दी और यहीं बंगले में रहने की जगह भी। पिछले 6 साल से सब कुछ ठीक ही तो था। अगर सब कुछ ठीक ही था और आपने उन दोनों के लिए इतना कुछ किया ही था, तो फिर उसने आपके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? इसका कारण है लालच। आपको तफसील से बताता हूं। एक बार मैं बिजनेस के सिलसिले में गोवा जा रहा था। विद्या डिक्टेशन अच्छे ले लेती थी, सो मैंने उसे भी साथ ले जाने की सोची। सिर्फ यही कारण था? नहीं, दूसरा भी कारण था। वह उन दिनों मुझ पर जादू की तरह असर कर रही थी। मैं उसे साथ ले जाना ही चाहता था, लेकिन उसका पति इसके लिए राजी नहीं था। फिर विद्या ने मुझे अपने पति को कुछ पैसे देकर किसी काम से बाहर भेजने की सलाह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी, मगर उसके पति बलजीत ने बाहर जाने का ऑर्डर फौरन मान लिया। आगे क्या हुआ? फिर मैं विद्या को लेकर गोवा गया। फिर पिछले 6 सालों में मुझे याद नहीं मैं उसे लेकर कहां कहां गया। मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं है। नकुल ने एक बार फिर बला को कुरेदा। कौन सा सवाल? अगर सब कुछ आपकी लाइन पर था तो विद्या ने आपके खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? सब कुछ ठीक नहीं था? मतलब? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, विद्या के पति का शक बढ़ता गया। मुझे तो खैर, वो क्या कहता, उसने विद्या को भी कभी रोका नहीं, बल्कि उसे छूट ही दी। दरअसल विद्या से ज्यादा उसके पति को पैसे का लालच हो गया था। मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। अगर विद्या... सत्यव्यास, आप बीच में रुक क्यों गए? पूरी बात कहिए। देखिए नकुल, एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बिजनेसमैन ही हूं, और मेरी सारी रईसी, सारा पैसा, सारे ऐशो आराम इसी बिजनेस से है। विद्या उसमें सेंध लगाने लगी थी। वो कैसे? जरीवाला की मदद से। अब ये जरीवाला कौन है? एक नए किरदार के आ जाने से नकुल खींच सा गया। मेरा साला और मेरा सबसे बड़ा बिजनेस राइवल। उम्र के लिहाज से लगता तो है कि आपकी शादी हो चुकी होगी। आपकी बीवी कहाँ है? हो चुकी होगी नहीं, हो चुकी थी। मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहती। फिर किसके साथ रहती है? लंबी कहानी है और इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। किस बात का इस केस से लेना देना है, किस बात का नहीं, यह मुझे डिसाइड करने दीजिए। आप आगे बताइए। सीधी सी बात है, मैं दिल फेंक किस्म का इंसान हूं। एक खूंटे से नहीं बन सकता। बीवी को यह आदत पसंद नहीं थी। बस इस वजह से वह मुझसे दूर होती चली गई। बस यही वजह थी, या फिर और कोई वजह भी? मैं समझा नहीं। खैर, आप ज्यादा लोड न लें। आप जरीवाला के बारे बताएं। जरीवाला मेरा इकलौता साला था और अपनी बहन के रहने तक मेरे साथ ही था। मेरे साथ ही काम करता रहा था। फिर उसने अपना धंधा खड़ा कर लिया, जरीवाला ज्वेलर्स। अच्छा, बिजनेस राइवल? जी।
और फिर उस जरीवाला ने मुझ पर दो तरफा हमला किया। कैसा दो तरफा? पहला तो यह कि उसने विद्या को अपनी ओर खींच लिया। विद्या खींच गई, 2 दिन विद्या से मिलाओ, तीसरे दिन वह तुमसे भी खींच जाएगी। ओके ओके, स्टॉप दिस। और आगे बताई। जरीवाला मुझसे ज्यादा जवान है, सो विद्या का उसकी तरफ झुकना ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन जरीवाला का मोटिव बस विद्या को अट्रैक्ट करना ही नहीं था। फिर वह विद्या के जरिए मेरी ज्वेलरी की डिजाइन बनने से पहले ही निकलवाने लगा। इससे तो आपको काफी घाटा हुआ होगा। हाँ नकुल, सिर्फ मॉनेटरी नहीं बल्कि गुडविल का भी। वह हमारी ही डिजाइन हमसे पहले बाजार में ला देता था, जिससे कि जब हम डिजाइन बाजार में लाते थे तो लोग कहते थे कि हमने जरीवाला की डिजाइन चोरी की है। और आपका यह शक पुख्ता कैसे हुआ कि ऐसा विद्या ही करती है? मुझे शक तो पहले से ही हो रहा था, मगर एक दफा मैंने जांचने के लिए उसे एक रिंग गिफ्ट की थी। 1 महीने बाद वही डिजाइन जरीवाला ज्वेलरी से मार्केट में आ गई। सत्यव्यास: ओह अच्छा, फिर तो आपने उसे नौकरी से निकाल दिया होगा। मेरा पास दूसरा कोई और चारा था क्या? नहीं, लेकिन आपने उसके पति बलजीत को काम पर बनाए रखा। जाहिर है उसकी कोई गलती नहीं थी। वह मेरे काम को अच्छी तरह संभाल भी रहा था, तो विद्या की सजा उसे क्यों? बालाजी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली। अब सबसे जरूरी बात, आपने ये बताने के लिए तो मुझे यहां नहीं बुलाया था, क्योंकि ये बात तो आप तब भी कह सकते थे जब आपको थाने पर बुलाया जाता। आपने बिल्कुल सही कहा, काफी समझदार हैं। जी, फिलहाल तो पुलिस इंस्पेक्टर हूं। दरअसल मुझे एक बात का डर है जो मुझे खाए जा रहा है। देखिए, मैं यह बात गंगा में खड़ा होकर भी कहूं तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि बलजीत के गायब होने में मेरा हाथ नहीं है। और आपके अनुसार अपनी सच्चाई बताने के लिए बलजीत अब इस दुनिया में नहीं है। सारे सबूत या तो मेरे खिलाफ हैं या फिर बना दी जाएंगे। मैंने खुद भी सोचा तो पाया कि इस केस में सारी बातें मेरे ही खिलाफ हैं। बलजीत को तो मैंने ही काम से भेजा था। विद्या से मेरे रिलेशन थे ही। वहीं जरीवाला और भी कुछ सबूत इकट्ठे करवा ही देगा और मैं निर्दोष होने के बावजूद इसमें बुरी तरह फंस जाऊंगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। आपका भरोसा। मैं चाहता हूं कि आप यकीन करें कि मैं बेगुनाह हूं। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं ही जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, और ये भी जानता हूं कि आपकी भी एक जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। कैसे? आपके ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए वो मैं दे सकता हूं। बदले में बस आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। बस मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन यह साबित करना मेरे बस में नहीं है। तो फिर किसके बस में है? आपके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपना काम मत करो। बस ये चाहता हूं कि आप मामले की तह में जाएं, लेकिन यह मानते हुए कि मैं बेगुनाह हूं। बदले में मैं आपके ऑपरेशन के सारे पैसे देता हूं। बला साहब, पोस्टिंग से पहले हमें एक ओथ दी जाती है, जिसकी पहली लाइन में ही हम इस बात की कसम खाते हैं कि हम अपनी इंटीग्रिटी, अपना कैरेक्टर और पब्लिक ट्रस्ट नहीं खोएंगे। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं अपने फर्ज से, अपने ईमान से धोखा नहीं कर सकता। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आपको पैसे लेने की जरूरत भी नहीं है, वह डॉक्टर लेगा। आप बस इस ऑपरेशन करा लें। मैं जानता हूं स्पाइनल कॉर्ड में लगी चोट आपको दिन ब दिन मार रही है। आप अगर ऑपरेशन नहीं करा पाए तो शायद न बचें और फिर यह केस किसी दूसरे के हवाले हो जाए। फिर पता नहीं वह कैसा आदमी हो, केस कितने दिन चले। और सबसे ज़रूरी बात देखो, मेरा केस इतना कमज़ोर है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं कि मैं बेगुनाह साबित हो पाऊंगा। चलिए, मुझे कोई ऐसा क्लू दीजिए जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि आप बेगुनाह हैं। आप जरीवाला को इंटरोगेट करें। मुझे पूरा भरोसा है कि बलजीत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। जो भी हुआ है जरीवाला के ही इशारे से हुआ है। सत्यव्यास, हम पैसे के बारे में आप क्या कह रहे थे? पैसे के बारे में नहीं, मैं ऑपरेशन के बारे में कह रहा था।
मेरे लिए एक ही बात है, इसका मतलब आप मेरी मदद के लिए तैयार हैं? अगर आप इस बात के लिए राजी हों कि मैं ऑपरेशन के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा और आप ले लेंगे, तो मैं यह मदद लेने को तैयार हूं। उसकी चिंता आप मत करें, आप जाकर डेट लें, डॉक्टर से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, मुझे जरीवाला का पता दे दीजिए, मैं टेक्स्ट कर देता हूं। तो उम्मीद करूं कि आप मुझे इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। देखिए, जितनी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं उससे मेरा शक आपके ऊपर उतना ही गहराता जा रहा है। अगर आप बेगुनाह हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप किसी झूठे केस में न फंसें। मैं शरीफ आदमी हूं, शबाब और शराब के अलावा दूसरा कोई ऐब नहीं है मुझ में। ठीक है, अब मैं चलता हूं, कहते हुए नकुल सोफे से उठ खड़ा हुआ। अरे रुकिए नकुल साहब, 1 मिनट। बाला ने बार टेबल पर रखी एक बेल बजाई। बेल बजते ही लवीना रूम में दाखिल हुई। अब तक उसके कपड़े बदल चुके थे, अब वह और भी भड़कीले पोशाक में थी। लवीना, साहब को उनकी गाड़ी तक छोड़ाओ। श्योर सर। अच्छी मुलाकात रही बत्ता साहब, कोई बात हुई तो परेशान करूंगा। नकुल लवीना के साथ निकल गया। बाहर जीप में बैठा अनिल उबासियां ले रहा था। बाहर तक छोड़ते हुए लवीना ने शौखी से कहा, कभी हमें भी परेशान कीजिए। आप परेशान होना चाहती हैं? आप करें तो कौन नहीं चाहेगा। करूंगा, जल्द ही आपको भी परेशान करूंगा। इतना कहकर नकुल हल्के से मुस्कुराया और जीप पर सवार हो गया। जीप के चलते ही अनिल ने कहा, सर शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। शुक्रिया कबूल, मगर कैसे बचाया? आप भीतर जाकर जम गए। मैं बोरियत मिटाने के लिए ब्लू व्हेल खेल रहा था। अगर आप थोड़ी देर और नहीं आते तो या तो मैं बोरियत से मर जाता या ब्लू व्हेल के कारण सुसाइड कर लेता। सॉरी अनिल, वो जरा बत्ता के साथ महफिल जम गई थी। आप उसे जानते हैं? नहीं, मगर दारू पहचान बढ़ा देती है। मुझे भी बुला लेते सर। उस रोज जो आपके घर में नसीब नहीं हुई, तब से आज तक सूखा ही चल रहा है। बत्ता यारबाज आदमी है और शायद प्राइम सस्पेक्ट भी। ऐसा आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? एक तो उसकी बातों से, दूसरा उसकी हरकत से। सत्यव्यास अकेले में कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी क्या सर? हाँ, क्या कर दिया उस पुरानी हड्डी ने सर? एक लड्ढकी पीछे लगा दी। उसे देखते ही पुराने जख्म ताजा हो गए। ओए होए, तो इसका मतलब है कि साहब आज शबनम के यहां जाएंगे? तुम्हें कैसे पता? दिक्कत यह है कि जिन खबरियों से आप हमारी ईवी मेडिसन और पिंकी जून की खबर निकलवाते हैं, वो साले दोगले हैं। वो उधर की खबर इधर भी दे देते हैं। खैर, ये छोड़िए, ये बताइए कहाँ ड्रॉप करूं? शबनम के फ्लैट पर। चलो, तुम्हें उसका फ्लैट दिखा दूं। अगर कहीं ना मिलूं और तो वहां पता कर लेना। मेरा एक पता शबनम का फ्लैट भी है। फिर तो वो खुफिया अड्डा देखना ही होगा सर। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स। शहर की पॉश कॉलोनी में एक अत्याधुनिक बहुमंजिला इमारत थी। उसी में एक फ्लोर पर रहती थी शबनम, जहां नकुल लिफ्ट से ऊपर पहुंचा। उसने बंद दरवाजे पर हीले से दस्तक दी। अंदर से कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। फिर एक मादक सी आवाज, आई कौन है? राउडी राठौर। नकुल ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए जवाब दिया। नाम सुनते ही दरवाजा खुल गया। सामने जो लद्दधकी थी उसके हाथ ही बाहर आए और एक झटके से नकुल को कॉलर समेत भीतर खींच लिया। अरे रे रे, डोंट यू नो कि ऑन ड्यूटी पुलिस को हाथ लगाना पनिशेबल ऑफेंस है? पनिश मी देन, शबनम ने रूमानी आवाज में कहा। दरवाजा तो बंद कर लो। कहते हुए नकुल ने शबनम को गले से छुद्दाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। आज अगर तुम नहीं आते तो मैं ही पुलिस स्टेशन चली आती। क्यों? क्यों क्या? आई वॉज मिसिंग यू टेरिबली। ये कहते हुए वो थोड़ी संतुष्ट दिखी। नकुल सोफे पर पसर गया। ड्रिंक लोगे? बिल्कुल। सत्यव्यास। शबनम जैसे इंतजार में ही थी। वह फौरन घर में बने बार कॉर्नर में गई और दोनों हाथों में गिलास लिए आई। एक गिलास नकुल को थमाकर खुद कालीन पर बैठ गई।
ऐसा करते हुए उसने अपना सिर नकुल के घुटनों पर टिका दिया। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। नकुल ने अपने घुटने से लगे उसके काले बालों को सहलाया और फिर उसकी आईब्रोज पर अपनी उंगलियां फिराता रहा, लेकिन उसका दिमाग बत्ता के ऑफर और अपने इलाज के खर्चे पर ही टंगा रहा। शबनम ने उसकी उंगलियां अपने आईब्रोज से हटाकर अपने होठों के पास लीं और फिर नकुल की तर्जनी को अपने होठों के बीच ले लिया। नकुल ने अपने जिस्म के सारे हिस्सों में खून का बहाव महसूस किया। शबनम ने उंगलियों के पोरों को चूमा और बोली, "You're so wonderful, baby. Why do I hate you so? It's just one of those things." नकुल फुसफुसाया। शबनम यूं ही उसके घुटनों के सहारे बैठी रही। उसे नकुल की यह बेरुखी अच्छी नहीं लगी। वह चाहती थी कि नकुल उसे मनाए, बिना बात माफी मांगे और कुछ नहीं तो बस यही पूछे कि वाई डू यू हेट मी। लेकिन नकुल यूं ही छत ताकता बेजान पड्डा रहा। शबनम भी थोड़ी देर बेमन से ही अपनी शराब सिप करती रही और अचानक ही पूछा, "लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्या सचमुच मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी?" पागल, जिसकी जिंदगी की ही चंद सांसें बची हों, उसे कोई क्या बर्बाद करेगा। उसके ऐसा कहते ही शबनम ने उसके घुटने पर रखा अपना सिर ऊपर और उठा लिया और पूछा, "डू यू लव मी? आई डोंट नो। किस मी लाइक नेवर बिफोर." कहते हुए शबनम ने अपनी आंखें बंद कर ली। नकुल ने उसके माथे पर बिखरी लटें एक तरफ की और उसके दाहिने कान का निचला नाजुक हिस्सा अपने होठों से सहलाने लगा। शबनम सिकुड़ कर रह गई और फिर थोड़ी देर बाद ही मुद्दकर उसके दोनों घुटनों के बीच बैठ गई। टेल मी, एम आई ब्यूटिफुल? टू ब्यूटिफुल। ओह गॉड, कहते हुए शबनम देर तक बैठी नकुल की आंखों में जंगली बिल्ली की तरह देखती रही। नकुल भी बस झपटे जाने के इंतजार में उसका मुंह ताकता रहा। "नकुल, आई वॉन्ट टू बर्न अप विद यू टुनाइट। आरंट वी गोइंग टू?" ये कहते हुए शबनम कूद कर नकुल की गोद में चरा चाई। "माई टंग नीड्स टू सर्च फॉर हेवन." नकुल की बात सुनकर शबनम ने उसके चेहरे पर हल्की सी चपत लगाई, फिर उसका मुंह अपनी ओर खींच लिया और जब शबनम की नाजुक जुबान नकुल की जुबान से टकराई तो दोनों ही इस प्रेम के कोमल पलों में हिंसक हो गए। जुनून के इन्हीं पलों में नकुल ने अपना हाथ उसकी शर्ट के नीचे खिसका दिया। शबनम की बेदाग पीठ पर उंगलियां चलाते हुए उसके हाथ ब्रा की हुक पर ठिठक गए। नकुल यह काम बिना झिझक भी कर सकता था, लेकिन उसने फिर भी इंतजार किया। सिस्कारियों में ही जवाब आया, "सत्यव्यास, डू यू नीड एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अनहुक मी?" एक शरारती मुस्कुराहट नकुल के चेहरे पर आई और उसने एक झटके से शबनम को कैद से आजाद कर दिया। शबनम के होंठ अब भी खुले थे। नकुल ने एक दफा फिर उसे चूमा। बड़ी ही जल्दबाजी और बेतरतीबी से शबनम ने नकुल के कपड़े वे निदे उतार दिए और फिर कहा, "अनड्रेस मी टू." शबनम ने अपनी बाहें ऊपर कर दी। नकुल ने शबनम की कमर पर उंगलियों की हल्की सरसराहट के साथ उसे कब्दों से अलग कर दिया। दो होठ एक बार फिर जुड़े और अब की इस तरह की नकुल ने शबनम के जुबान की गहराई नाप ली। नकुल उसे किसी बच्चे की तरह उठाकर बिस्तर की ओर बढ़ा खींचा चला। उसके कंधे पर सिर टिकाए शबनम ने उसके कान में कहा, "डोंट ब्लडी केयर अबाउट मी, बट प्लीज डू केयर अबाउट योर सेल्फ." रोमांच के इन पलों में भी शबनम को नकुल की चिंता थी। वो जानती थी कि ज्यादा उत्तेजना उसके लिए खतरनाक है, लेकिन उत्तेजना खतरे कहाँ देखती है। बिस्तर पर शबनम को लिटाते वक्त नकुल ने पहली दफा महसूस किया कि वह मर जाने के बाद सबसे ज्यादा शबनम को ही मिस करेगा। उसे इस बात में कोई दो राय नजर नहीं आई कि शबनम के बेदाग जिस्म के अलावा जीने की और कोई वजह उसके पास नहीं है। बंद आंखें किए लेटी शबनम के बेलिबास जिस्म पर उसे ढूंढने पर भी कोई कमी, कोई दाग नजर नहीं आया। नकुल अब भी शबनम के पांव के अंगूठे को चूमना ही चाहता था कि शबनम ने अपना पैर उसकी छाती पर लगाकर
उसे दूर करते हुए कहा, से दैट यू लव मी। ओके, कंडीशनल लव, यस, others have to crawl for me, you are fortunate enough. Okay baby, I love you. Not like that. Come and whisper into my ears. शबनम की इस शर्त को पूरा करने के लिए नकुल जैसे ही उस पर झुका, शबनम ने उसे अपने दोनों हाथों के बीच खींच लिया। नकुल ने पहली दफा महसूस किया कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। वह शबनम के गले, होंठ, सीने को बेतहाश चूमते हुए बहकने लगा। शबनम ने उसकी हथेलियां थामी और उसकी हथेलियों को अपने काबू में कर लिया। अब नकुल की उंगलियां शबनम के जिस्म पर शबनम की मर्जी से बहकने लगीं। थोड़ी ही देर में शबनम को एहसास हुआ कि ये नकुल के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा उसने आंखों से ही नकुल को रुकने का इशारा किया और खुद उसके ऊपर आ गई, आफर आ गई। अब तक जिस्मों ने अपनी लय पा ली थी, कराह और सिसकारियों से कमरा भर गया था। थोड़ी ही देर की कशमकश के बाद लावा फूट गया, जिस्मों का ज्वार उठकर शांत हो गया। कुछ देर यूं ही पड़ीडीहे रहने के बाद शबनम नकुल की उंगलियां चूमते हुए उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। नकुल ब्लैंकेट खींचकर यूं ही पियोला रहा। जब शबनम बाथरूम से आई तो इस कदर फ्रेश थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। आते ही वह नकुल के पास बैठकर उसके सीने पर उंगलियां फिराने लगी। आंखें बंद किए हुए ही नकुल ने कहा, आई एम सॉरी फॉर वॉट, डोंट स्पॉइल माई स्पेशल मोमेंट्स। सत्यव्यास, तुम जानती हो स्पाइनल की प्रॉब्लम के बाद, रहने दो, इस प्रॉब्लम के बाद भी तुम अच्छे अच्छों से अच्छे हो। तेरे वादे पर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते। अगर एतबार होता, नकुल आदतन यह शेर गुनगुनाया, मत करो एतबार, ड्रिंक लोगे ना? शबनम शायरी के जवाब में बोली, श्योर। नकुल के इतना कहते ही शबनम जाकर 2 ड्रिंक बना लाई और काउच पर बैठ गई। नकुल बराबर उसे देखे जा रहा था। अब क्या देख रहे हो? तुम्हें? लोग दिन ब दिन बूढ़े होते हैं, तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। असलियत यह है कि तुम्हारी खूबसूरती को लफ्जों में बयान किया ही नहीं जा सकता। क्यों ये शायरी वायरी करने वालों के पास भी लफ्जों की कमी हो गई? यूं तो तेरे सिवा भी कई रंग खुशनजर थे, मगर जो तुझको देख चुका हो वो और क्या देखे। अच्छा, बहुत हुआ। अब ये कहो, किस काम से आए थे? बताओ। लोगों की तारीफ करो तो भी उन्हें एतबार नहीं होता। जानती हूं किसी काम से ही आए हो, फिर भी भरोसा कर लेती हूं। ये बताओ, इतने दिन थे कहाँ? स्पाइनल वाले केस में थोड़ा डिप्रेस हो गया था, सो शहर से बाहर चला गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में कई ऐसे रहस्य सामने आने वाले हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं। जानने के लिए कि आगे क्या होता है, जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।